प्रिय विद्यार्थियों, मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ। विद्यार्थी जीवन के अनेक अनुभव मैंने भी लिए हैं। आपसे आज कुछ मन की बातें करना चाहता हूँ। आज जो भी हूँ आपसे बात कर पा रहा हूँ इसीलिए हूँ क्योंकि कभी जब विद्यार्थी था तब मैंने मन में कुछ सोचा था, उसको आज कर रहा हूँ। जीवन में आनंद कब आता है? जब आप कुछ लक्ष्य तय करो और लक्ष्य मिल जाए। When you aim for something and you get that aim, that is the fun of life, है ना। और जब एम मुश्किल हो, जब लक्ष्य कठिन हो, उसको जब प्राप्त करें तो आनंद कितना होगा आप सोच सकते हैं। आप भी बिहार के हैं, मैं भी बिहार का हूँ। क्या आपने कभी किसी को बोलते सुना है कि बिहार पिछड़ा राज्य है, देश के अन्य राज्यों से पिछड़ा है? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कहीं जब बाहर जाते हो तो लोग कुछ बोलते हों और बिहार के बारे में बहुत अच्छी बातें नहीं करते हों? कचोटता है ना, लगता है ना कि कुछ होना चाहिए जिससे कि ऐसा नहीं हो। और तब जब बिहार के इतिहास की हम बात करते हैं, सब लोग हिस्ट्री बुक्स तो पढ़ ही रहे हैं, देखते हैं जब इंडिया की हिस्ट्री की बात कीजिए तो सबसे बड़ा इतिहास कहाँ का है? कौन सी वो जगह थी जहाँ जब हम बात करते हैं एंशिएंट इंडिया, जिसकी राजधानी अगर कहीं थी तो कहाँ थी? तो मैं आपसे सबसे पहले आज बात करना चाहता हूँ बिहार के बारे में। बिहार का इतिहास क्या था? हम सभी ने पढ़ा है कि बिहार उस अखंड भारत की राजधानी थी जिसकी सीमाएं अफ़गानिस्तान के पार तक थीं, नॉर्थ ईस्ट तक थीं, साउथ तक थीं, नॉर्थ तक थीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कैसे स्थापित हो सकी? सोचिए हमारे पूर्वजों में कितनी क्षमता रही होगी। आज भी छोटे छोटे क्लास में हम लोग बैठते हैं, अगर किसी टॉपिक पे डिबेट करने को बोला जाए तो कितनी दिक्कत होती है कोई एक सोल्यूशन तक पहुंचने की। क्या कोई बात सभी मानते हैं? लेकिन उस समय इतने बड़े देश में जब टेक्नोलॉजी आज की तरह नहीं थी, रोड्स नहीं थे, कम्युनिकेशन के मीडियम नहीं थे, सबको एक करना, कहीं रिपब्लिक थी, कहीं पे राजतंत्र थे, उनको मिलाकर एक भारत का निर्माण करना आसान था क्या? लेकिन हम लोगों ने किया जब कुछ नहीं था, और आज तो सब कुछ है। तो उस भूमि की क्षमता क्या हो सकती है? अब आप सोचिए कैसी ज़मीन थी, कैसी भूमि थी जहाँ विश्वविद्यालय स्थापित हुए। हम लोग बात करते हैं नालंदा की, विक्रमशिला की, और जब पढ़ते हैं आप तो आप भी पढ़ते होंगे ना कि बहुत देशों से लोग पढ़ने आते थे, अपने जान को जोखिम में डालकर पढ़ने आते थे। ऐसी क्या बात रही होगी उस समय में जब न रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न आज की तरह कम्युनिकेशन थी, लेकिन लोग चल के आ रहे थे। क्या प्रेरणा थी इस लैंड में? क्यों थी? अगर हम देखते हैं तो बहुत पहले से ही, जब से ज्ञान ने उस रूप को धारण करना शुरू किया, तो हम कहते हैं सबसे मोस्ट एंशिएंट बुक कौन सी है? ऋग्वेद है, वैदिक लिटरेचर है। कहाँ लिखी गई? वेस्टर्न इंडिया, आज का पाकिस्तान, पंजाब, राजस्थान के क्षेत्र में। लेकिन वेदों का अंत कहाँ हुआ? वेदांत हम कहते हैं। जब देखते हैं, अब पढ़ेंगे वेदांत के सारे श्लोकों को उस समय का, तो हम कहते हैं वेद की सबसे जो यदि कोई उत्कृष्ट दृष्टि है तो वेदांत में है। और वेदांत की जो रचना हुई इसी बिहार में हुई, मिथिला में हुई, उत्तर बिहार के क्षेत्र में हुई। कैसे हमारे ऋषि थे, कैसे लोग थे जो इतने इंटेलेक्चुअल थे, उन्हीं के तो वंशज हैं। अब वो ज्ञान जब उस काल में ऐसी थी तो बढ़ती गई, तभी तो विश्वविद्यालय स्थापित हुए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अनेक तत्व सिद्धांतों ने जन्म लिया, और बहुत नज़दीक तक, इनफैक्ट 1000 साल पहले तक भी विक्रमशिला की स्थिति ये थी कि पूरे तिब्बत से लोगों ने सोना दान किया था अपने अपने घर से, और मिल के इस प्रकार से एक राशि इकट्ठा की थी जिससे कि विक्रमशिला के किसी आचार्य को आमंत्रित करने के लिए वहाँ से मंडली भेजी जाए। तो ऐसे तो हम थे। आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लीजिए, कैसे थे हम? आपको याद होगा, आपने भी शायद पढ़ा होगा, 3rd सेंचुरी BC में मेगास्थनीज ने पटना को, पाटलिपुत्र को उस समय के विश्व के वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ में बताया था। अब सोचिए आज के समय में जब हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो क्या हम ऐसा कह पाएंगे? आप भी पटना में रहते हैं, आप देखते होंगे किस प्रकार चीज़ें हो रही हैं, कहीं गंदगी है, कहीं उस प्रकार का अव्यवस्था भी दिखती है। लेकिन उस समय मेगास्थनीज जो बाहर से आया था, उसने जब यहाँ के बारे में लिखा तो उसकी तुलना विश्व के सभी नगरों से करते हुए इसे विश्व का सर्व प्रमुख नगर बताया था। ऐसा तो हमारा इतिहास रहा। चंपा की बात कर लीजिए तो विश्व का सर्वप्रथम नगर बौद्धिक ग्रंथ कहते हैं, लेकिन बौद्ध ग्रंथों की कहने की बात तो आप छोड़ दीजिए, उसका जीवंत रूप तब मिलता है जब वियतनाम को आप याद कीजिए। वियतनाम का पुराना नाम क्या था? 1000 वर्षों तक वियतनाम चंपा के नाम से जाना गया। चंपा क्या थी? इसी भागलपुर में थी, इसी बिहार में थी, जिसने उस समय के लोगों को प्रेरित किया। तो अगर हम सुनते हैं
कि आज बिहार कहीं ना कहीं पिछड़ा है। जो बच्चे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं बाहर जाके, लेकिन बिहार के अंदर अगर कहीं स्कूलों में ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो उनको समझाना होगा कि तुम किस भूमि के वंशज हो। जहाँ विश्वविद्यालय थे, जहाँ लोग पढ़ने आते थे, तो तुम अगर नहीं पढ़ते हो ठीक से, तुम शॉर्टकट्स के पीछे जाते हो, तो तुम क्या कर रहे हो। क्योंकि जब ऐसा करेंगे तो जैसे हम लोगों ने बात की, जब लक्ष्य कठिन हो उसको हम पाएँ तो ज़्यादा आनंद तो आएगा ही। जब हम बात करते हैं बिहार की, तो यहाँ तो प्रेरणा विद्यमान है। पहले तो हम थे, और आज अगर हम सोचेंगे कि समस्याएं हैं तो समाधान कौन करेगा। समाधान तो हम ही करेंगे ना, कहीं दूसरे जगह से तो कोई आएगा नहीं। दूसरे जगह से आकर बता सकता है कि भाई स्थिति क्या है, कैसा है, कंपैरिजन कर सकता है, बट जो समस्या है उसके तो हम अंग हैं, तो समाधान तो हम ही को करना पड़ेगा। आपसे बात करने का मेरा जो उद्देश्य है बहुत स्पष्ट है। युवावस्था में, बाल्यावस्था में असीम सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान है। जब लोग बड़े हो जाते हैं, बहुत चीज़ों को देखते हैं, तो उन्हें लगता है कुछ चीज़ें संभव नहीं हैं। लेकिन हमारे देश में जब भी किसी को हम देखते हैं जिसने जीवन में सफलता प्राप्त की, संतुष्टि प्राप्त की, तो ऐसे ही लोग थे जिन्होंने बाल्यकाल में, युवावस्था में निर्णय लिया कि मुझे अपने जीवन में कुछ बदलना है, कुछ परिवर्तन करना है। आप आदि शंकराचार्य की बात कर लीजिए, कितनी उम्र थी जब उन्होंने संन्यास लिया था? 8 वर्ष के थे मात्र, और जब चले तो केवल 32 वर्ष तक रहे। लेकिन उस 24 वर्षों में संन्यास लेने के पश्चात जो उन्होंने किया, आज पूरा भारतवर्ष उसका स्मरण करता है। चारों दिशाओं में उनके मठ स्थापित हैं, अनेक ऐसे स्रोत हैं जहाँ से प्रेरणा प्रसारित होती रहती है। छत्रपति शिवाजी, क्या अवस्था थी जब उन्होंने प्रथम दुर्ग को पर विजय प्राप्त किया था? मात्र 16 वर्ष के थे। आप कल्पना कीजिए उस समय की बिहार की हमारे विद्वान कैसे थे। महर्षि अष्टावक्र की क्या उम्र रही होगी, क्या अवस्था रही होगी जब जनक के दरबार में उन्होंने सिद्ध किया था कि उस समय के सबसे बड़े विद्वान से भी कुछ अधिक उनकी विद्वता थी। याज्ञवल्क्य की क्या उम्र रही होगी जब उन्होंने बड़ी सभा में सभी उस समय के भारत के विद्वानों के समक्ष यह नहीं कहते हुए सबसे बड़े विद्वान है, यह सिद्ध कर दिया कि उनसे बड़ा विद्वान कोई था ही नहीं। अभी से, बचपन से यदि अपने मन में ठाना कि कुछ बदलना है, तो निश्चित आने वाले समय में बिहार को नई दिशा देने में आपकी बड़ी भूमिका होगी। हम तो एक अभियान चला रहे हैं बच्चों को, युवाओं को प्रेरित करने का, क्योंकि हम चाहते हैं लोग सोचें कि हमारे पूर्वज कैसे थे, कैसी सोच थी जिसमें इस प्रकार की चीज़ें स्थापित हो सकें। कोई भूमि में कोई चीज़ें अपने आप नहीं हो जाती। यदि विद्वता में हम ऐसे थे जो उपनिषद की रचना कर सकते थे, तो सोचिए क्या सोच रही होगी जिसमें केवल भौतिक चीज़ें, फिजिकल चीज़ों में संतुष्टि नहीं थी, आध्यात्मिक तथ्य के गूढ़ रहस्य तक जाने चाहते थे। ऐसे हमारे पूर्वज थे। कैसी भूमि रही होगी जिसमें विश्वविद्यालय स्थापित हो गए, क्यों हुई? और अगर मगध साम्राज्य की कल्पना कीजिए, इतना शक्तिशाली साम्राज्य जिसकी हम लोगों ने बात की, जिसने अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर दिया, तो कैसे संभव हुआ? क्या उस समय के हमारे राजा उस प्रकार के भावों में व्यस्त थे? आप इमेजिन कीजिए, आपने तो पढ़ा भी होगा, नंद वंश किस समाज के उस हिस्से से आया था। जब हम लोग पढ़ते हैं वर्ण व्यवस्था थी, बड़ी कठोर थी, जातिवाद भी उस रूप में था जिसमें यह कल्पना करना बड़ा कठिन था कि शासक किसी और वर्ग से हो सकता, क्षत्रिय नहीं हो सकता। लेकिन मगध के लोगों की स्वीकार्यता देखिए, उनकी बड़ी सोच देखिए, किस प्रकार हमारे जो राजा थे, वैशाली में जहाँ एक तरफ गणतंत्र ने जन्म लिया, उस पूरी परंपरा का ही एक नया रूप देखने को मिला। कोई व्यक्ति शासन कर सकता है, उसके लिए किसी वंश विशेष में उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मगध ने सिद्ध किया कि कोई व्यक्ति जो सक्षम है वो राजा हो सकता है। तभी तो आचार्य चाणक्य ने भी जब चयन किया तो किसी व्यक्ति की जाति देखकर नहीं किया। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य में बाल्यकाल में ही क्षमता देखी कि अखंड भारत के साम्राज्य का स्वामी हो सकता है। और जब ऐसा इस कल्पना को लेकर आगे चले, सक्षमता को देखकर चले, क्षमता को देखकर चले, तो साम्राज्य निर्मित हुआ। सभी लोगों को जोड़कर एक अखंड भारत का निर्माण संभव हो सका। तो आज जब आप देखते हैं बड़ों को छोटे छोटी चीज़ों में उलझे हुए हैं, लोग जाति के नाम पर संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, तो उनको बताना होगा तुम्हारे पूर्वज कौन थे, कैसी उनकी सोच थी, जिसमें बौद्ध धर्म जैसे महान धर्म की स्थापना हुई, जिसमें सभी लोगों में एक रूप माना गया। तभी तो उसका प्रसार इतने देशों तक हुआ। समझाना होगा कि भाई तुम ही तो प्रणेता हो वेदांत के, जिस वेदांत में आदमी तो आदमी, अन्य जीवों में भी एक आत्मा देखा गया। एक ही आत्मा हर किसी भी आत्मा में वास करती है, वो परमात्मा का अंग है। कहने वाले हम ही तो थे। उसी बिहार के तुम वंशज हो। मिलकर सोचना होगा। क्षमता असीम है। जब पूर्वज उस समय ये सब कर सकते थे, जब कुछ नहीं था, तो आज तो सब कुछ है। सब बच्चों ने, अभी डिजिटल टाइम आया कोरोना के बाद, देखा किस प्रकार क्लासेस हमारी चलती रहीं। डिजिटल क्लासेस कैसे चलती हैं?
आपने देखा होगा ना स्कूल में पढ़े हुए कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम 0 1 0, अगर नहीं होता तो क्या ये बाइनरी सिस्टम काम करती? क्या डिजिटली हम लोग बात कर रहे होते? आप मुझे सुन रहे होते? नहीं सुनते ना। लेकिन ये 0 कहाँ से आया? इसी पटना से तो आया था। यहीं कभी आचार्य आर्यभट्ट ने शून्य की परिकल्पना की और जो शून्य आया तो पूरा गणित बदल गया। आपने रोमन न्यूमरल्स भी देखे होंगे। किसी बड़े नंबर को लिखने में कितनी कठिनाई होती है, उसको स्मरण करने में कितनी कठिनाई होती है। यदि वैसे लिखकर हम गणित करते तो क्या गणित उतनी विकसित होती कि हम एरोप्लेन चला रहे होते और स्पेसशिप्स बनाते? सोचिए, उसका सूत्रपात कहाँ हुआ? इसी भूमि में हुआ। उसकी भूमि के वंशज जो आज देखते हैं चीटिंग कर रहे हैं, प्रश्न पत्र लीक कराने में लगे हैं, ऐसे लोग आपको दिखते होंगे, लोग बात करते होंगे, उनसे सचेत हो जाना है। यदि उनके चक्कर में पड़े तो जो हम कर सकते हैं वो कभी अर्जित नहीं कर पाएंगे। क्षमता तो हमारे अंदर विद्यमान है, चूँकि हमारे पूर्वज भी कर सकते थे। उसको समझने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर मेहनत आप कर रहे हैं तो तभी सिद्ध होगा यदि आपका निश्चय दृढ़ हो। जीवन का लक्ष्य यदि कठिन हो तो उसे प्राप्त करने के लिए यत्न करना पड़ेगा और तब आनंद आएगा। तो आपके पास भी मैं एक लक्ष्य देता हूँ। लक्ष्य है बिहार को उस उत्कर्ष तक ले जाना जिसके लिए वो प्राचीन काल में जाना जाता था। आपसे मेरी आशा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आप में वो असीम सकारात्मक ऊर्जा है जो जानती है कि सब कुछ किया जा सकता है, संभव है। लेकिन संभव तभी होगा जब अपनी सोच बड़ी करेंगे, अपने पूर्वजों से हम सीखेंगे, उससे सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को प्रेरित करेंगे अपने आदर्शों से, अपने जीवन मूल्यों से, स्वयं उदाहरण बन के। यदि हम कहेंगे हम जातिवाद नहीं मानते हैं तो सबसे पहले स्वयं उदाहरण बनकर प्रस्तुत होना होगा, बताना होगा कि मैं किसी में भेदभाव नहीं करता। यदि हम कहते हैं कि परीक्षा में सफल होना चाहिए तो अपने परिश्रम से हमें सिद्ध करना होगा कि मैं परिश्रम कर रहा हूँ, देखो परिश्रम से मैंने सफलता प्राप्त की। अपने उदाहरण बनकर दूसरों को जब हम प्रस्तुत होंगे, मिलजुल कर एक दूसरे को प्रेरित करेंगे, तो निश्चित ही हम आने वाले भविष्य में एक ऐसा बिहार बना देंगे जिसकी कल्पना शायद हमारे पूर्वजों ने भी नहीं की होगी। उन्होंने उस उत्कर्ष को देखा तो उससे बहुत आगे हम ले जा सकते हैं। आपके सामने ये लक्ष्य मैं देता हूँ, आइए मिलकर बिहार को प्रेरित करें। लेट्स इंस्पायर बिहार एंड लेट्स डू समथिंग इन आवर लाइफ, सम स्मॉल कंट्रीब्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा मेहनत करो कि आप एस्टैब्लिश हो जाओ, और एक बार एस्टैब्लिश हो गए तो केवल अपने तक मत रहना, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना। अभी से सोच लो क्या करोगे, समाज में किस भूमिका में रहोगे। बाल्यकाल में जिनके लक्ष्य तय हो जाते हैं, निश्चित ही वही वैसे व्यक्ति होते हैं जो आने वाले समय में भविष्य में अपनी छाप छोड़ते हैं और इतिहास बन जाते हैं। तो बी एन इंस्पिरेशन, इंस्पायर अदर्स, बिकम हिस्ट्री बाय डूइंग समथिंग इन योर ओन लाइफ। माई बेस्ट विशेज़ टू यू। और जो कैंपेन हम लोग चला रहे हैं इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बिहार की विरासत को आप जानें। प्रेरणा वहीं से निकलती है। जब हम जानते हैं कि हमारी मिलिट्री माइट क्या थी, जब मगध की सेनाएं चलती थीं तो कहा जाता था कि उनकी धूल में सूर्य भी छिप जाता है। जब अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ, विश्व को जीतते हुए आ रहे थे, लेकिन जब मगध की बात चली, मगध के सेना की क्षमता की बात चली, तो अलेक्जेंडर की आर्मी को भी लौटना पड़ गया। अलेक्जेंडर खुद शिविर में बंद हो गए, कैंप में लग गए कि भाई हमारे सेना आगे बढ़े, लेकिन सैनिक नहीं माने। मगध का वह सामर्थ्य था, मगध का वह सामर्थ्य था जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा कि मगध के सामर्थ्य के आगे, उस समय के सम्राट जरासंध के आगे, उन्हें भी मथुरा से अपनी राजधानी द्वारका ले जानी पड़ी। बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमें प्रेरित कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन रखे हुए हैं पुस्तकों में। उन्हें जीवंत करना होगा, उन्हें आत्मसात करना होगा, आगे बढ़ना होगा। हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू बिकॉज यू आर द वन हु इज़ फुल ऑफ कैपेबिलिटीज़। सब कुछ है, सारी क्षमता तुम्हारे अंदर विद्यमान है। सोचो, और ये तब तुम्हें एहसास होगा जब अपने पूर्वजों की कल्पना करोगे। मिलकर सोचकर कुछ ऐसा करें जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।